Hello everyone, welcome to the class. As you are already knowing, I'm Manoj Jaiswal, your public admission, and today and in this section governance, your mentor. And as you are seeing here on the board, the topic is already written. इस क्लास में हम लोग आपको पहले से ही दिख रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ है रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ, यही चर्चा करेंगे। पर कि इस बात की डिटेल चर्चा हो कि रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ का क्या मतलब है, इसके पहले मैं आप लोगों से यह जानना चाहूंगा कि व्हाट इज मेंट बाय लॉ। विधि शब्द का तात्पर्य क्या होता है, कौन बताएगा? लेट मी सी, कोई बताएगा क्या? कल को दूसरी हेडिंग डलवाए थे, क्या डलवाए थे सर? ये टॉपिक दूसरा टॉपिक था। अच्छा, डाइसी करवाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, पहले डाइसी ही कर लीजिए। डाइसीज व्यू ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। Dices apostrophe s views on administrative law. Okay, oblique droit administrative. Droit administrative. इन हिंदी, हिंदी वाले इसकी हेडिंग डालेंगे कि डाइसी का वाह वेरी गुड, डाइसी का प्रशासनिक विधि पर विचार, और स्लैश मार के लिख दीजिए ऑब्लिक ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव याद रखेंगे, हिंदी में भी इसको यही लिख सकते हैं क्योंकि ये जो है फ्रेंच है, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव। पहले कहानी सुन लीजिए, चीजें अपने आप याद रहेंगी। दरअसल आपको पता होगा कि फ्रांस में बड़े रेवोल्यूशंस हुए, बड़ी क्रांतियां हुई, और फ्रांस का कई बार संविधान भी बना। और एक क्रांति वेरी गुड, सब लोग लिख रहे हैं। लॉ का मतलब, विधि का तात्पर्य। अब बस करें, अब ध्यान से स्टोरी सुने, बिल्कुल फोकस्ड हो जाइए, कहानी सुनिए। अगर कहानी सुन लिए तो डाइसी का तीसरा प्रिंसिपल फिर से समझा दे, आप लौट करके अपना वीडियो देख लेंगे, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे मुझे रिवाइंड कराने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे वीडियो रिवाइंड कर लिया करिए, सबसे आसान तरीका है। फिर भी एक लाइन में समझ लो कि डाइसी ने कहा कि संविधान जो देश का होता है वो देश की सामान्य कानून का परिणाम है, लेकिन हमारे यहां संविधान ही देश का सर्वोच्च कानून है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है ना?
अच्छा, स्टोरी सुनिए। क्लास के बाद बिल्कुल समझ आता है। शिवम प्रजापति क्या नाम है, मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं, यहां से थोड़ा नजदीक आके देख लेता हूं। सुमन, यस सुमन। ये कौन है? रामचंद्र यादव। रामचंद्र यादव जी, मैं कोई इंक्वायरी ऑफिस हूं खान ग्लोबल स्टडीज का? है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। या तो आप मैसेज करना बंद कर दें, और या तो मैं चुपचाप यहां खड़ा रहता हूं, फिर आराम से आप मैसेज करते रहिए, मैं देखता रहूंगा तब तक, जब तक कि आप मेरी स्टोरी सुनने को तैयार नहीं होंगे। कर लीजिए मैसेज, आई एम वेटिंग हियर। आज 1.5 घंटा यही करेंगे हम लोग। लिखते रहिए, लिखते रहिए। वेरी गुड, आई एम लाइकिंग, मुझे मजा आ रहा है, लिखते रहिए। अरे मुझे ये देखना है कि बेशर्मी की हद इंतहा कहां तक होती है, करने दीजिए ना। तो एक शेर सुनाता हूं। गिरो, क्योंकि जिंदगी में गिरना बहुत जरूरी है, पर इतना ना गिरो कि अपनी नजरों में ही कभी उठ ना पाओ। गिरो, गिरना जरूरी है, क्योंकि गिरोगे नहीं तो बर्बाद होने से बचोगे नहीं। लेकिन इतना भी ना गिरो कि अपनी आत्मा के लिए भी बोझ बन जाओ। गिरो, गिरते रहो, पर उठो जरूर, उठने की कोशिश करो। मेरे व्यंग भी लोगों को समझ नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें से ज्यादातर लोग पैदा तो हुए नए जमाने में, एलईडी की जमाने में, लेकिन इनका दिमाग आज भी पुराना वाला ट्यूबलाइट है, जिसमें चोक अलग से लगता था। अरे मैं पढ़ा रहा हूं, चलिए ठीक है। तो स्टोरी यह है कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के पहले क्या हुआ। तो नेपोलियन बोनापार्ट के पहले एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी यानी कि कार्यपालिका वहां की न्यायपालिका पर प्रभावी रहती थी। अर्थात बहुत सारे जजमेंट, डिसीजंस, निर्णय कार्यपालिका लेती थी। न्याय का कार्य कार्यपालिका के लोग लेते थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा अपने रेवोल्यूशनरी भाषणों में कि यह अनुचित है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट को शायद यह पता था
कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी, इनके पास शक्तियां आती हैं, जनता का इनसे सीधा संपर्क होता है, अथॉरिटी आती है, शक्तियां तो नहीं, प्राधिकार आता है, और जनता का इनसे सीधा संबंध होता है। तो ऐसी स्थिति में उसने कार्यपालिका द्वारा दिए जाने वाले या लिए जाने वाले न्यायिक कार्यों को पूर्णतः तो समाप्त नहीं किया, लेकिन उसने एक सुधार किया। और सुधार यह था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों के लिए, अर्थात जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, सिटीजन्स की, नागरिकों की जो शिकायत प्रशासन के संदर्भ में होती थी, उस संदर्भ में उन शिकायतों के निपटान के लिए, तो दूसरी ओर प्रशासनिक अधिकारियों के प्रबंधन के लिए, ठीक, दोनों के लिए यह व्यवस्था थी कि उन्हें अलग से एक अलग विधि व्यवस्था के साथ बाई अ सेपरेट लीगल सिस्टम उनका सेटलमेंट किया जाए। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रशासनिक विधि जिसे हम लोग आज समझते हैं, वास्तव में उसकी शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट के इसी ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव से शुरू हुई। उन्होंने नेशनल लेवल पर एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया या बनाया, फॉर्म किया, जिसका नाम है काउंसिल डी इटाट। इसका कोई इंग्लिश नहीं है, कोई हिंदी नहीं है। काउंसिल डी इटाट, ये सर्वोच्च न्यायालय है किसका? ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का, यानी कि प्रशासनिक मामलों का प्रशासनिक न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय है। ये सर्वोच्च न्यायालय है। इट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स एट द नेशनल लेवल। ओके, अब ध्यान से समझिए। तो ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव जब बनाया गया, काउंसिल डी इटाट एक बॉडी हो गई। मेन क्या नाम है उसका? ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव। याद रखना, इसका मेन नाम है ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव, और काउंसिल डी इटाट क्या हो गया? कोई बात नहीं। अब देखो, मैं तो किसी को देख ही नहीं रहा, इसमें चाहे आप जो लिखिए, मैं तो देखने वाला नहीं हूं। तो इफ यू हैव वेरी मच टाइम एंड एफर्ट टू वेस्ट, यू कैन वेस्ट। मुझे तो देखना नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता मुझे। चलिए, मैं अपना काम बहुत अच्छे से करना जानता हूं। तो काउंसिल डी इटाट क्या हो गया? एक तरह से जैसे मान लो आपकी न्यायपालिका है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट, और सुप्रीम कोर्ट क्या हो गया? अपेक्स कोर्ट। तो वो जुडिशरी के अंदर ही आता है ना, जुडिशरी के बाहर नहीं आता। वैसे ही ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का ही सबसे सर्वोच्च निकाय क्या हो गया? काउंसिल डी इटाट। ये नेशनल लेवल पे होता है। अब देखिए
कि ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव को बनाया क्यों गया, या ड्राइट, सॉरी, ये तो आप समझ गए कि ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव को नेपोलियन बोनापार्ट ने शुरू किया। यह प्रशासन के लोगों से ज्यादा संबंधित है, आम जनता से नहीं है। तो अब सवाल पैदा हुआ कि आम जनता के जो निजी अफेयर्स हैं, ये तो प्रशासनिक और जनता का इंटरैक्शन हो सकता है इसमें, या केवल प्रशासन का मामला हो सकता है, या फिर प्रशासनिक स्तर पर कोई विवाद हुआ है तो उस विवाद का निस्तारण हो सकता है इसके अंतर्गत। तो या तो एडमिनिस्ट्रेशन सिटीजन, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ, और या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन, यही तीन बात इसमें हो रही है। तो हिंदी में भी बोल रहा हूं। अच्छा, एक सवाल ले रहा हूं मैं, एक परेशानी ले रहा हूं, सवाल नहीं है। ये कोई है, ये लिख रहे हैं कि सर हिंदी की पीडीएफ नोट्स विजिबल नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, आ रही है, पता नहीं क्या लिखा है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, बाकी लोग इनका जवाब दे दीजिए, क्या हिंदी की पीडीएफ में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जैसा ये लिखे हैं? प्लीज आंसर, इसका आंसर मैं कह रहा हूं आपसे करने के लिए। दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, ठीक, सब दिख रहा है। थैंक यू, थैंक यू। अब जब ऐसा कोई आएगा फूलिश टाइप का बात ना, तो मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, आप ही लोग जवाब इनको दे दीजिएगा, मैं नहीं दूंगा जवाब, क्योंकि मैं दूंगा तो इनको लगेगा सर सही ना बोल रहे हो। आप लोग जवाब देंगे तो सब इनको ठीक हो जाएगा, दिमाग भी और इनका सिस्टम भी, जहां से दिखने वाला प्रिंट आउट पा सकेंगे, है ना। चलिए, या इनके फोन का स्क्रीन ये ठीक कराने जाएं। थैंक यू। अब देखिए कि ये प्रशासन और नागरिक के बीच, ठीक है, कोई विवाद हुआ तो, या प्रशासन का खुद का मामला हो, या प्रशासनिक विवादों का न्यायाधिकरण करना, अधिनिर्णयन करना। क्लियर, तीन बातें। पर अभी भी एक प्रश्न रह गया कि भाई फिर सामान्य मामले कहां जाएंगे? सामान्य, जनरल और कॉमन मैटर्स। ओके, तो फॉर द कॉमन मैटर्स क्या हो गया? इसको ऑर्डिनरी कह दो, डाइसी वाली भाषा में। ऑर्डिनरी मैटर्स कहां जाएंगे? सामान्य, हिंदी में सामान्य ही है, सामान्य मामले कहां जाएंगे? तो सामान्य मामलों के लिए फ्रांस में भी ऑर्डिनरी कोर्ट है, ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, ठीक। अब इन दोनों के बीच का फर्क बड़ा सरल तरीके से आपको बताता हूं। शायद मैंने ये एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। कि अगर आप फ्रांस में रह रहे हैं और फ्रांस में आपके पड़ोसी से आपका विवाद हुआ, उसने आपको दो चार थप्पड़ रशीद कर दिए या आपका हाथ पैर तोड़ दिया, तो आप कहां जाएंगे? ऑर्डिनरी कोर्ट में जाएंगे, सामान्य न्यायालय में। लेकिन यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐसा कृत्य अथवा कार्य किया जाता है
जिससे आपको कोई तकलीफ पहुंचती है, तो अब उसका एडजुडिकेशन जो है वो यहां होगा ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव में, जिन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स भी कह सकते हैं, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मामले देखे जाएंगे, प्रशासनिक न्यायालय कह सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं जो स्पष्ट करना चाहता था वह आपको स्पष्ट हो गया। का मतलब यह हुआ कि फ्रांस में क्या हो गया? फ्रांस में डुअल कोर्ट सिस्टम है। एक और स्टोरी इसी बीच हमको याद आ गई। एक पंडित जी थे जो राजा के यहां पूजा पाठ कराने जाते थे। राजा, किंग, रजवाड़ों के जमाने का, मोनार्कियल स्टेट के टाइम का है ये। तो जाते रहते थे। अचानक एक दिन गए, वो रोज जाते थे। एक दिन जब वो पहुंचे तो देखा कि एक तोता सोने के पिंजरे में लटका हुआ है। तो क्या हुआ? पंडित जी अपना पूजा पाठ करने के बाद एक वाक्य बोलते थे। वो कहते थे, हरि मिले तो बंधन छूटे। तोता था बोलने वाला, वो बोलने लगता था, सब झूठ है, 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 सब झूठ है। पंडित झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक। अब पंडित जी बड़े परेशान। तो पंडित जी गए कहां? पंडित जी गए अपने गुरु के पास। तो गुरु ने कहा चलो देखते हैं। गए, फिर कहा कि अच्छा तुम करो, बोलो। फिर पंडित जी बोले तो कहा, फिर तोते ने कि पंडित झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तो गुरुजी तोते के पास गए, उसके कान में कुछ कहा और चले आए। दूसरे दिन सुबह में सारा कर्मचारी, उनका सेवक, बड़ा परेशान। देखा पिंजरा तो तोता मरा हुआ, तोते से बड़ा स्नेह था महारानी का। वो लोग भागते भागते जब गए, डर के मारे डरते हुए सूचना दी, और उसके बाद क्या हुआ? पिंजरा खोल के उसको बाहर निकालने का सोचे तो क्या हुआ मालूम है? पिंजरा जैसे खुला, वो तोता उड़ गया और उड़ते हुए कहा कि गुरु मिले तो बंधन छूटे, गुरु मिले तो बंधन छूटे। ओके, चलिए ठीक। तो अब जो है यह स्पष्ट हुआ कि फ्रांस में डुअल कोर्ट सिस्टम है, दोहरी न्यायालयीय व्यवस्था है। इट इज क्लियर। दोहरी, द्वैध नहीं लिखना है, दोहरी न्यायालयीय व्यवस्था। ठीक। और अभी लिखना ही नहीं है, अब मैं जब लिखवाऊंगा तो ये सब टर्म्स लिखेंगे आप। ठीक। तो अब लिखें ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव, हिंदी वाले लिखें पहले, ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव की शुरुआत नेपोलियन बोनापार्ट ने की।
यह एक प्रकार का कमेंट में केवल 5-7 मिनट पहले जब क्लास खत्म होती है उसी समय देखता हूं और उसी समय देखूंगा। आप चाहे जितनी स्टोरी लिखिए, आई एम नॉट गोइंग टू सी एनीथिंग। मेरा नजर पड़ भी जाएगा तो मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। तो आगे लिखिए, इसके द्वारा राज्य एवं उसके नागरिकों के बीच लोक प्रशासन के संबंधों, लोक प्रशासन के संबंधों के संदर्भ में कर्तव्यों का वर्णन किया गया होता है। कर्तव्यों का वर्णन किया गया होता है। Write in English. Draft administrative was initiated by Napoleon Bonaparte. It lays down the obligations of public administrative relations between the state and its citizens. नई लाइन में हिंदी वाले लिखें, राष्ट्रीय स्तर पर काउंसिल डी इटाट का गठन किया गया है। जो कि सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय है। सर्वोच्च प्रशासनिक न्यायालय है। इंग्लिश वाले लिखे, एट द नेशनल लेवल काउंसिल डी इटाट is established whose objective is to eliminate difficulties in administrative courses, हिंदी वाले लिखें, इसका उद्देश्य
इसका उद्देश्य प्रशासनिक मामलों में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना है, करना था। लेटर ऑन in due course of time, later on in due course of time, it started looking after, later on in due course of time, it started later on in due course of time, it started looking after judicial matters also. Judicial matters also. हिंदी वाले लिखें, कालांतर में यह न्यायिक मामलों को भी देखने लगा। द बेसिस ऑफ, अब अंग्रेजी लिखें, अंग्रेजी वाले, द बेसिस ऑफ establishing it is oblique was, establishing is oblique was regulation of excessive amount of administration against citizens। हिंदी वाले लिखें, इसकी स्थापना का आधार नागरिकों के विरुद्ध, इसकी स्थापना का आधार नागरिकों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा पहले आप हिंदी में लिख करके लाया करो, देन इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया करो। थैंक यू फॉर योर गाइडेंस। इनको लग रहा है कि मैं लिख के लाया हूं और वो पढ़ा रहा हूं। अच्छी बात है, आप जैसा विचार रखते हैं दैट्स वेरी गुड, धन्यवाद। चलिए, एक्सेसिव अमाउंट जो है उसको क्या करना है, उसको
रोकना है। नागरिकों के विरुद्ध प्रशासन की अधिकता को विनियमित करना है। कोई बात नहीं, अब मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। ठीक, अब इस पर विचार करना मैंने बंद कर दिया है। आगे आइए देखते हैं। अब देखिए, जो मैंने 3 बातें यहां लिखी थी, कई लोग कह रहे थे सर वो पीले कलर में क्या लिखा है, तो इसका संबंध या तो प्रशासन और नागरिक से है, या प्रशासन के स्वयं के मामलों से है, या प्रशासनिक मामलों के अधिनिर्णयन से है। ठीक है, यानी कि इसके जो नियम हैं उनका संबंध है या तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजन से, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से ही इटसेल्फ, और फिर इसका संबंध है एडमिनिस्ट्रेटिव एड जुडिकेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। तो व्हाट यू हैव टू राइट, आपको लिखना है, फिर एक छोटा हेडिंग बनाइए, राइट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स। हिंदी वाले लिख देंगे ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के अंतर्गत नियम। ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के अंतर्गत नियम। ठीक, पहला क्या हो गया, तो पहला हिंदी वाले लिख लें, ऐसे नियम। ऐसे नियम जो प्रशासन एवं नागरिकों से संबंधित होते हैं। प्रशासन एवं नागरिकों से। रूल्स इंग्लिश में लिखना ही है, और वैसे शॉर्ट में भी अगर आपने ऐसा लिख लिया तो भी चलेगा। सच रूल्स दैट डील विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटीजन। दूसरा, सच रूल्स दैट डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन इटसेल्फ। ठीक, ऐसे नियम जो प्रशासन से ही संबंधित होते हैं। थर्ड, ऐसे नियम जो प्रशासनिक अधिनिर्णयन से संबंधित होते हैं। प्रशासनिक अधिनिर्णयन से संबंधित हो। हाँ, प्रशासन की अधिकता को विनियमित करता है, ठीक बात है, अधिकता को विनियमित करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं इसका मतलब क्या हुआ, तो सपोज पुलिस वाले इंडिया में, भारत में पुलिस वालों को क्या अधिकार है, हमको आपको अरेस्ट कर सकते हैं, पूछताछ के लिए ले जा सकते हैं, लेकिन उनको हमें थप्पड़ मारने का, गाली देने का अधिकार नहीं है। और थप्पड़ मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, या पुलिस लॉकअप में बंद करके हड्डी तोड़ दे रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, अधिकता हो गई ना। समझ गए, अधिकता हो गई ना। अच्छे सवाल में ले सकता हूं, ये अच्छा सवाल था इसलिए मैंने ले लिया। समझ गए ना, ये अधिकता हो गई प्रशासन की। ठीक है,
अब इन तीनों नियमों को समझा जाए। पहला है कि जो प्रशासन और नागरिकों से, इसी का उदाहरण हम लोग दे ही रहे थे कि भाई प्रशासन में पुलिस वालों को हमें आपको गिरफ्तार करने का, अरेस्ट करने का तो भाई कानूनी हक है, लेकिन हमको आपको गाली देने का, थप्पड़ मारने का हक नहीं है। कोई कानूनी अधिकार नहीं है उनके पास। हाँ, किसी ने लिख दिया इट इज कॉल्ड पुलिस स्टेट। नहीं, पुलिस स्टेट का एक छोटा सा उदाहरण। पुलिस स्टेट बहुत बड़ा व्यापक है। पुलिस स्टेट कौन है? एडम स्मिथ वाला। पढ़ा चुका हूं मित्रों, पढ़ा चुका हूं मैं, ध्यान में रखा करिए। जहां सरकार कोई काम हमारे आपके लिए करती ही नहीं है। चलिए, सुस्पष्ट प्रशासनिक नियम नहीं है। दूसरे वाले का मतलब जरा समझना। अब दूसरा वाला मतलब है कि प्रशासन से ही है। इसका मतलब प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती, पदोन्नति, सेवा शर्तें एटसेट्रा। Means if there is any dispute with respect to the service or the service condition, then that shall be dealt by the administrative court there in France. ठीक। और तीसरा क्या है? प्रशासनिक अधिनिर्णयन से। बोलिए, लिखा हुआ है तो भी नहीं समझ आ रहा है। ठीक, चलिए, अब इसका मतलब क्या हुआ फिर से समझ लीजिए। पहला किससे हुआ? हमारे आपके बीच में, मतलब हमारा आपका कोई डिस्प्यूट फ्रांस में, फ्रांस के हम नागरिक हैं, आप भी मान लीजिए फ्रांस के नागरिक हैं, तो प्रशासन से कोई डिस्प्यूट हुआ हमारे, और प्रशासन ने हमारे साथ कोई ज्यादती कर दी है, अधिकता कर दी है, ज्यादती कर दी है, तो उस ज्यादती के खिलाफ हम इस न्यायालय में जाएंगे। ये पहला कहता है। दूसरा कहता है कि प्रशासन से संबंधित सारे मामले यही देखे जाएंगे। तीसरा कहता है कि प्रशासन से जुड़े हुए किसी भी मामले का एडजुडिकेशन किया जाएगा। आगे लिखवाने से पहले मैं जरा आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कराना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि कितने गंभीर हैं आप लोग। साल भर से तो पढ़ रहे होंगे। किसी का नेटवर्क ठीक नहीं चलता, किसी का फोन खराब रहता है, किसी का लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम रहती है, सारा दोष मेरा है। चलिए, मजेदार बात। अब मुझे ये बताइए, इसका कोई उदाहरण कोई जानता है? अब बताइए, अब अपना सारा ज्ञान यहां दिखाइए ज्ञानी लोग। नाम लेना होगा उसका। हां सर लिखने से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल सर लिखने से भी काम नहीं चलेगा, आपको नाम बताना होगा। क्या नाम है इसका? कैट वाले का, जरा कैट वाले का नाम तो बताइए जरा। कैट, कैट जिसने लिखा कैट होगा सर क्या? CAT ऊपर लिखा है। सत्यम मिश्रा ने सही गेस किया। सत्यम मिश्रा के लिए सब लोग ताली बजाइए। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। अच्छा, ये काले में दिखेगा नहीं, केंद्रीय। मैं तो दिख जाता हूं ना, मैं तो दिख जाता हूं शायद, पर यहां बोर्ड पे काला लिखने में दिखेगा नहीं। इस बोर्ड पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या करता है? जब किसी का कोई सेवा संबंधी विवाद होता है, केंद्र सरकार में कार्यरत रहता है, तो क्या करता है?
उसका एडजुडिकेशन कहां होगा? कैट में होता है। इसी तरह से राज्यों में भी ट्रिब्यूनल पाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, और बहुत सारे मामलों को हाई कोर्ट सीधे कह देता है सर्विस मैटर है, कैट में जाओ। ठीक, कुछ लोग सीएटी कैट, कैट माने बिल्ली लिख रहे हैं, तीनों वर्ड जो है कैप्स में लिखो, नहीं तो बिल्ली हो जाएगा। चलिए, और इसको हमारे यहां कौन डील करता है? तो इसको हमारे यहां ज्यादातर जो सर्विस रूल्स होते हैं वो डील करते हैं, सर्विस रूल्स। ठीक, जिसे आप कोड ऑफ कंडक्ट भी कहते हो, सेवा संबंधी, सेवा नियमावली, सेवा नियमावली, उसी सेवा नियमावली को यहां आप देख सकते हैं अलग से वो लोग डील कर रहा है। लेकिन हमारे यहां सेवा नियमावली के संदर्भ में अगर कोई विवाद होता है तो हो सकता है कैट जाए, लेकिन अगर कैट से संतुष्टि नहीं होती है तो व्यक्ति ऑर्डिनरी कोर्ट में जा सकता है, फ्रांस में नहीं जा पाएगा। ठीक, मेरा सेंट्रल गलत लिखा है, तेरा सेंट्रल ठीक है, तो अपना तो ठीक रख ले, कोई बात नहीं, थैंक यू। शब्दों पे मत जाओ, भावनाओं को समझो यार। ठीक, चलिए, मैं भी 20 साल से पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन से गाइड करने वाला जो मसला है, इसके संबंध में हमारे यहां ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां चाहे प्रशासनिक ज्यादती का मामला हो और चाहे क्या कहते हैं किसी सामान्य नागरिक के आपसी विवाद का मामला हो, सभी के लिए क्या होता है? सभी के लिए सामान्य न्यायालय में सुनवाई होती है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब इन्हीं बातों को लिखना, अच्छा इसको तो लिखवा दिया मैंने, समझा रहा था, वेरी गुड। अब जरा देखिए, न्यू पैराग्राफ में लिखिए देयरफॉर, यानी देयरफॉर नहीं, thus, write in new paragraph, thus it is very clear, thus it is very clear that, thus it is very clear that in France there is dual court system, there is dual कोर्ट सिस्टम। हिंदी वाले लिखे, उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि फ्रांस में दोहरी न्याय प्रणाली है, दोहरी न्याय प्रणाली है। डाइसी, इसको समझ भी लीजिए। अब जरा ये देखिए कि इफ फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स देयर आर सेपरेट रूल्स, तो इज इट ऑन द लाइन्स ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ? यदि मैं आपसे कहूं कि इसको जरा देखिए कि प्रशासन के संदर्भ में बिल्कुल पृथक एक अलग न्यायिक व्यवस्था स्थापित है, तो क्या यह विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के विपरीत है या नहीं है? अब जवाब दीजिए।
है या नहीं, जल्दी बताइए। अरे पीएचडी भी लॉ में करने पर भी नहीं समझ आता है। जिसको नहीं समझ आता तो नहीं समझ आता, जो समझना चाहता है उसको सब समझ आता है, क्योंकि केवल फ्रांस में ही ऐसी व्यवस्था थी, अब पूरी दुनिया में है। नो लिख रहे हो? अरे भाई ये इक्वालिटी बिफोर द लॉ के अगेंस्ट है कि नहीं है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ में सीधे कह रहे हैं डाइसी, आप लोग पीछे का नहीं पढ़ के आए हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। और मैंने कल कहा था कि पीछे का पढ़ के आइएगा। ठीक, चलिए मैं अपना दायित्व तो पूरा करता हूं। मैं समझ गया आप महान लोग हैं। तो क्या हुआ कि जैसे ही डाइसी ने कहा था ईबीएल के अंतर्गत कि एवरी पर्सन शैल बी सब्जेक्टेड टू ऑर्डिनरी कोर्ट, ओके, ओनली वन कोर्ट इज देयर इन इंग्लैंड आर्बिट्रेल, बट हियर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट कोर्ट। जबकि यहां प्रशासन के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बिल्कुल पृथक न्यायालय व्यवस्था है। तो ये तो विभेद हो गया। यहां रैंक रैंक और स्टेटस दोनों के आधार पर, मैं कोई क्वेश्चन अभी नहीं लूंगा। क्वेश्चन का समय है ठीक 4:50, उस समय सवाल भेजिएगा। 4:50। ठीक, तो क्या हो गया, समझ गए बात को? यहां पर इक्वालिटी बिफोर द लॉ का वायलेशन है, उल्लंघन है। ओके, तो डाइसी कहते हैं, आपको लिखना क्या है डाइसी का व्यू, न्यू पैराग्राफ। डाइसी इस संदर्भ में कहते हैं कि ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव ये ऑप्शनल ये गवर्नेंस है, ऑप्शनल नहीं है। ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता के सिद्धांत के विरुद्ध है। Dicey said that this system of Dwight administrative is against the equality before the law. Equality before the law. As आगे लिखिए, in fact it is discriminatory. In fact it is discriminatory
हिंदी वाले लिखें वस्तुतः यह विभेदात्मक है, विभेदात्मक है। वस्तुतः यह विभेदात्मक है या विषमता पूर्ण है, विभेदात्मक है, डिस्क्रिमिनेट करता है। विभेदात्मक है, डिस्क्रिमिनेटरी है। ठीक। एज दी, आगे बढ़ा दे, एज दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एज दी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स are not subjected to, government officials are not subjected to the ordinary court, not subjected to the ordinary courts. डन। हिंदी वाले लिखें, हिंदी वाले लिखें, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? हिंदी वाले लिखें विभेदात्मक है क्योंकि यह लोक सेवकों को सामान्य न्यायालय के समक्ष अभियोजित ना किए जाने का प्रावधान करता है। ठीक। अब आइए वर्तमान दौर में पूरी दुनिया में, लास्ट लाइन लिखिए जरा उसी पैराग्राफ में। हाउ एवर डाइसी was against, Dicey was against the Detroit administrative, हिंदी वाले लिखें यद्यपि कि डाइसी डिट्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के विरुद्ध थे, डिट्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के विरुद्ध थे। However, Dicey was against the Detroit administrative, यद्यपि कि डाइसी डिट्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव के विरुद्ध थे, किंतु वर्तमान लोकतांत्रिक कल्याणकारी एवं नियामकीय राज्यों में इसके आधार पर संस्थाओं का गठन किया गया है।
also there are institutions and organizations. There are institutions and organizations formed in almost all the democratic, welfaristic, and regulatory, democratic, welfaristic, and regulatory states. Regulatory states, आगे लिखिए, as the complexity of administrative functions have become highly complex. हिंदी वाले लिखें इसी के आगे, क्योंकि प्रशासनिक कार्य वर्तमान में अत्यधिक जटिल हो गए हैं। अब देखिए, क्या कोई ये बता सकता है कि ये पूरा जो आपने ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पर लिखा है, अच्छा एग्जाम्पल दे दीजिए, जैसे कि उदाहरण के रूप में भारत में केंद्रीय न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कैट, CAT, ये उदाहरण हो गया उसका। चलिए, क्लियर है? दोनी स्पीड से बोलिए सर जी, दुगनी स्पीड से बोले, दूनी, अच्छा बोलते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आप जरा अपनी कॉपी में एक नजर डालें, कितने वर्ड्स में ये लिखा होगा आपने, कितने शब्दों में। ये क्या हुआ? आबू, किसको कौन ब्लैक कर रहा है? हंड्रेड एंड 150। अब मुझे ये बताइए कि क्या आपको डाइसी के न्यायाधिकरण से या डाइसी के प्रशासनिक न्यायाधिकरण पर विचार से, या फिर, अच्छा देखिए खास बात क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वाले ऑलमोस्ट लगभग समान शब्द लिखे हैं। 150 ऑलमोस्ट 200, बिल्कुल ठीक बात। 150 से 200 के बीच में ही होगा, ये मेरा वादा है। अब आप जरा देखिए, आपको ये कैसा लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल, अभी किसी ने कहा खिचड़ी पका रहे हैं तो खिचड़ी ही खा लो ना, रेडीमेड तो है, तुम्हें बनाना तो नहीं पड़ रहा है ना, ठीक? केवल यही उत्तर है। आपको आंसर राइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। योर आंसर इज कंप्लीट। मैंने ये वादा किया था, मैं आपको पूरा कर रहा हूं। What I promised, I'm delivering.
अब इस पे प्रश्न कितने तरीके के बन सकते हैं वो जरा देख लीजिए। एक तो प्रश्न बनेगा कि भाई डाइसी का विचार है ना, जो पहले ही आप लिख चुके हैं, डाइसी का विचार, पहला टाइप का प्रश्न। दूसरा सेकेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा क्वेश्चन, administrative law is a compulsion for modern day democratic government. Examine. अब ऐसा प्रश्न अगर आ गया तो आपको एक ही काम करना है, डाइसी के विचार को डिलीट मार देना है। पूरा ड्राफ्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बताना है, किस आधार पर है, नियम क्या है, उसके सब बता देना है। और डाइसी उसका विरोध करते हैं, ये बात हटा देनी है। किस पर ज्यादा फोकस कर देना है? अंतिम वाले पैराग्राफ पर, और बता देना है कि भाई भारत में भी प्रशासन इतना जटिल हो गया है, नियामकीय राज्य होने के कारण गवर्नेंस, वहां पर आप शब्द यूज करेंगे गवर्नेंस, तो गवर्नेंस इतना कठिन हो गया है कि कॉम्प्लेक्स हो गया है, जटिल हो गया है कि अब प्रशासनिक मामलों के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाना ही पड़ेगा, और इसके लिए कुछ और एग्जाम्पल डाल देना है। ठीक, क्यों? क्योंकि राज्य क्या हो गया है? रेगुलेटरी। एग्जाम्पल, इंडिया इज आल्सो अब इंडिया दोनों का मिक्सचर है, वेलफेयरिस्टिक भी है और रेगुलेटरी भी है, कल्याणकारी भी है और रेगुलेटरी भी है। तो नियामकीय राज्य है। तो अब देखो जरा क्या हो रहा है कि एनसीएलटी भी बना दिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब यहां भी कंपनियों से जो मामला विवाद का रहता है उसको यही देखा जाता है, और उसके बाद, हाँ हिंदी में लिख ले, मैं भूल गया था, लिख दीजिए, आधुनिक लोकतांत्रिक सरकारों हेतु प्रशासनिक विधि का आसरा लेना। आसरा लेना आप समझते होंगे, आसरा लेना अनिवार्यता बन गई है। अनिवार्यता बन गई है। तो एनसीएलटी का भी एग्जांपल दे दीजिए कि देखिए, अब क्योंकि भारत में प्राइवेट कंपनियां भी सरकार के बहुत सारे कामों में काम कर रही हैं, दो एक ही चीज है, एनसीएलटी है, एनसी लैट लिख दो भैया। अरे यार, शब्दों पे मत जाओ भाई, कितनी बार कहा है, लो हो गया खुश। अच्छा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ये तो नहीं वो तो नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही बॉडी है। तो क्या हुआ कि इसको भी दे दीजिए, इसका भी उदाहरण क्लियर है। यानी कि प्राइवेट कंपनियों से भी अगर कोई सरकारी विवाद हो रहा है तो अब उसके लिए भी पहले कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है,
ग्रीन ट्रिब्यूनल दे दीजिए। अब पता नहीं इसका नाम हम सही लिख रहे हैं कि ये भी गलत लिख रहे हैं, कोई कहेगा गलत हो गया। ग्रीन ट्रिब्यूनल। समझ में आया? समझ में आया? अब कितना मामला सरकार जगह जगह कोर्ट में जाएगा, है? सब जगह कोर्ट में जाएगा मामला, तो कोर्ट में तो ऐसे ही करोड़ों केसेस पेंडिंग है और सारा पेंडेंसी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसलिए ये जो रास्ता निकाला गया वो बहुत मजेदार है। हाँ, कोई बात नहीं, चलिए हो गया ये टॉपिक खत्म। अभी 10 मिनट बाद क्वेश्चन लूंगा मैं, अभी 9 मिनट 10 मिनट बाद क्वेश्चन लूंगा। अगला टॉपिक है जो मैंने पहले ही लिख दिया था गलती से, आप लोगों ने याद दिलाया। रूल ऑफ लॉ वर्सेस रूल बाय लॉ। विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन। हाँ भाई, नेशनल ही होगा, देख लेना। अब कुछ अपने से भी मेहनत कर लो। मैं जान ही रहा था कि कोई ना कोई आकर के मुझे इनकरेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा, इसी में मजा आता है, इसी में मजा आता है। गुड, वेरी गुड, एंजॉय। विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन। अब जरा देखिए, सबसे पहले यदि इसको समझा जाए तो हमें समझना होगा विधि क्या है, लॉ क्या है। बनाम माने वर्सेस, दो लोगों के बीच जब प्रतिद्वंदिता होती है, विवाद होता है, मतलब कुश्ती उस्ती हो तो बनाम हो जाता है। ठीक, मुकदमा लड़ रहे हो आप किसी से तो वर्सेस वर्सेस होता है, वर्सेस। अब देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि लॉ क्या है। लॉ, लॉ लॉ की जो डेफिनेशन है उसके पहले आपको यह जानना होगा कि आखिर लॉ बनता क्यों है, कानून या विधियां बनती क्यों हैं। देखिए, यदि जो है, यदि आप देखें कि किसी समाज में रहने वाले व्यक्तियों को एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, अगर वहां पर कुछ नियम कानून ना हो तो कैओस हो जाएगा, अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी। इसका मतलब हुआ कि विधि निर्माण इसलिए किया जाता है जिससे कि सामाजिक नियंत्रण किया जा सके।
क्लियर है? तो विधि निर्माण का उद्देश्य क्या हुआ? विधि निर्माण का उद्देश्य होता है सीधा सीधा सोशल कंट्रोल। So law is defined as, लॉ को कैसे डिफाइन करेंगे? टूल ऑफ सोशल कंट्रोल which is backed by a sovereign power. सोवरीन पावर। हिंदी में लिखें, विधि सामाजिक नियंत्रण का इसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट नहीं है क्या भाई? लिखना है, प्लीज लिखिए, जरूर लिखिए। इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन यहीं से शुरू हो रहा है। विधि, लॉ is a tool of social control which is backed by a sovereign power. ठीक है, लिखिए। जिस दिन हमको खान ग्लोबल स्टडीज से ये कहा जाएगा कि यू हैव टू स्पीक ओनली हिंदी इन दिस क्लास, आई विल डू द सेम, श्योरली आई विल डू द सेम। ठीक है, अभी हमको नहीं बोला गया है, अभी बोला गया है कि ये इंग्लिश बैच है, तो मैं बोल रहा हूं हिंदी अंग्रेजी दोनों। आपको जितना भद्दा कमेंट करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं मैनेजमेंट के विरुद्ध नहीं जा सकता। ठीक, एक दिन और भी मैंने कहा था, आपको करना है कर लीजिए। विधि सामाजिक नियंत्रण का एक उपकरण होती है, जिसके पीछे संप्रभु शक्ति निहित होती, जिसमें, पीछे ना लिखिए, जिसमें संप्रभु शक्ति निहित होती है, जिसमें संप्रभु शक्ति निहित होती है। लेकिन जैसे ही हम ये कहते हैं, अब जरा समझिएगा, जिसको ध्यान से समझना है समझे। जैसे ही आपने कहा कि विधि किस लिए है, तो भैया ये विधि नियंत्रण के लिए है। आपने कहा समाज पर नियंत्रण के लिए। अब जैसे ही आप ये कह देते हो नियंत्रण, ये बन जाता है दोधारी तलवार, टू ब्लेड स्वॉर्ड, दोधारी तलवार बन जाता है। क्यों? आपने कहा कि विधियां क्या हैं? विधियां सामाजिक नियंत्रण का उपकरण है, तो अब नियंत्रण किस प्रकार होगा? क्या? ध्यान से समझना, एग्जाम्पल के साथ बताने जा रहा हूं। क्या इंडिया में ब्रिटिश रूल जैसा होगा? ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसा? और यदि ब्रिटिश रूल इन इंडिया जैसा हुआ, if it is like British rule in India on Indians, then whether it shall be as per the rule of law, तो क्या यह विधि का शासन जैसा होगा? नहीं होगा। तो दूसरा क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? एक मिनट, अगले पेज पे आते हैं। कंट्रोल
करना है किससे? लॉ से। अब लॉ से कंट्रोल करना है तो दो तरह से कंट्रोल आप करते हैं या सरकारें करती हैं। एक हुआ जैसे ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर अभी नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल ले लो, और दूसरा है प्रॉपरली एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। ठीक, तो ये दोधारी तलवार है। नियंत्रण कोई कैसा कर सकता है? अब भारत में, इसको भी हिंदी में लिख दे, नहीं अभी कोई आ गया परेशान। भारत में ब्रिटिश शासन, ठीक। अब ये क्या है, कैसे करता था? बाई लॉ, बाई लॉ। ये टॉपिक ही नया हो गया, एक नया टॉपिक हो गया, ध्यान रखिएगा, ये नया टॉपिक है। विधि का शासन बनाम विधि द्वारा शासन। अब फ्रांस भूल जाइए, अब आगे बढ़ जाइए, हैंगओवर में मत रहिए। चलिए, तो ये क्या है? विधि द्वारा यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर विधि द्वारा नियंत्रण किया जा रहा था, विधि द्वारा। यानी कि अगर आप ध्यान दें तो जो रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन, जो अवधारणा आप पढ़ चुके, इसके जो तीनों सिद्धांत हैं उनमें से कोई सिद्धांत, ऑल द थ्री प्रिंसिपल्स, जो तीनों सिद्धांत हैं वो तीनों सिद्धांत यहां नहीं पाए जाते। विधियों का प्रयोग या एप्लीकेशन असमान तरीके से होता था। इक्वालिटी बिफोर द लॉ नहीं था, है ना? समझ आ रहा है ना? तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई प्रशासन अथवा शासन रिप्रेशन के लिए हो रहा है, रिप्रेसिव लॉ है, हिंदी में भी लिखूंगा, चिंता मत करिए, दमनकारी विधि है, तो वो किस में आएगी? रूल बाय लॉ में आएगी, रूल बाय लॉ में आएगी। और यदि विधियां जस्ट हैं, यानी कि उचित हैं, रीजनेबल हैं, युक्ति युक्त हैं, फेयर हैं, निष्पक्ष हैं, तभी रूल ऑफ लॉ हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझ लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि यदि किसी देश के संविधान में, सपोज आपके संविधान में अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है, आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ दिया गया है, वर्णित है, तो क्या वो केवल वर्णित करने से हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। करना क्या होगा मित्रों? तो करना यह होगा कि अब इस देश में जो भी विधियां बनाई जाएं वो कैसी होनी चाहिए? उचित होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, और कल की क्लास में हम और बात करेंगे, सुस्पष्ट होनी चाहिए। आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार कहा था कि सरल हिंदी में कानून लिखा जाना चाहिए। कानून केवल वकीलों को समझ में आता है, हमको किसी को, आम आदमी को समझ ही नहीं आता है। जो कक्षा 5वीं 8वीं 10वीं पास है उसको समझ में ही नहीं आता है।
है ना, कहा था ना ये बात। दूसरी बात, जब कोई नई विधि बनाई जाए तो जनता में उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। अभी नहीं लिखना है, ये बना लो, ये बना लो, ये बहुत, ये क्या होता है, जैसे ही मैं फ्लो चार्ट पे कुछ काम करता हूं, याद रखना वो एसेंस होता है, वो सार तत्व होता है। इसी को तो मैं लिखवाता हूं तुमको 20 मिनट आधे घंटे लिखवाता हूं ना, यही पीछे में भी आपने देखा। तो पहले मैं समझाता हूं, फिर आपको आंसर लिखवाता हूं, जिससे कि आपका समस्या खत्म हो जाए। इतना ही नहीं है, आगे भी है, अभी कल बताऊंगा। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना, क्वेश्चन का समय दूंगा, सवाल पूछिए। अरे प्रतापगढ़ से तो मैं ही हूं यार। अच्छा, ये आलोचनात्मक वगैरह जो है ना, ये मैं कल, मतलब अब 25 या 26 को क्लास होगी, 25 को तो छुट्टी रहेगी, सैटरडे संडे क्लास होती नहीं है, तो मैं ना आपको बताऊंगा। सबसे पहले यही बता दूंगा, टिप्पणी में क्या, आलोचना में क्या, फलाना ढमका। सर विधि द्वारा नियंत्रण निरंकुश हो जाए, ये वाला हो जाएगा निरंकुश ना, विधि द्वारा बिल्कुल निरंकुश ही तो है। अरे यार, ब्रिटिश शासन तो निरंकुश ही रहेगा ना, इसी में तो मैंने किम जोंग जुंग का भी दे दिया है। नहीं, मेरे ख्याल से कल क्लास नहीं है, सैटरडे को क्लास नहीं होती ना। चलो, मैं भी कुंडा से हूं, कोई बात नहीं। अरे गवर्नेंस सिलेबस पीडीएफ अपलोड हो चुका है यार, तुम हो कहां, जाके चेक करो। उचित के बाद लिखा है युक्ति युक्त, और फिर लिखा है निष्पक्ष। जो मैंने सिलेबस पीडीएफ में करवाया था उस पे डिटेल वो भी अपलोडेड है भाई, आप चेक करिए। क्लास से पीडीएफ को मैच कराने की कोशिश कर रहे हो, 1 लाख बार बोला मैंने, आपको समझे नहीं आ रहा है। अरे मैं उत्तर फॉर्मेट में लिखवा रहा हूं यहां, और किताब में कैसे उत्तर फॉर्मेट में लिखा जाएगा। वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है वो सेपरेट है, फ्रांस वाली। ऑर्डिनरी मामलों की सुप्रीम कोर्ट अलग है, और इसका जो सुप्रीम जो है वो काउंसिल दी इटाट है। नहीं नहीं, मैं तो क्लास खत्म कर चुका हूं ना, क्लास खत्म कर चुका हूं, 5 बज गया है। अरे बताया तो कुंडा से हूं भाई, कुंडा तहसील है हमारे यहां, राजा भैया, प्रतापगढ़। बिल्कुल उचित प्रक्रिया है, इसको उचित रहनी चाहिए। चलो धन्यवाद। अब कोई सवाल ढंग का नहीं आ रहा है। सर जो आप, एक मिनट, लिखा रहे हैं वो पीडीएफ, पीडीएफ पे नहीं मिलेगा, मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूं, मटेरियल थोड़ी दे रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू।